जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग इतिहास को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और किस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अरब आक्रमण। अरब आक्रमण तो सबसे पहले जानते हैं कि अरब ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया। तो थोड़ा सा उनके क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा क्षेत्रों की बात करें तो ये अगर आज के जो हिंदुस्तान है उसका अगर पिछला हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्षेत्र पड़ता था आपका सिंध। तो सिंध के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था दाहिर। तो आप जानते रहिए ये राजा दाहिर बहुत ही महान शासक थे। अभी इनके बारे में हम लोग गाथा सुनेंगे भी और देखते हैं कि भारत पर जो आक्रमण होते थे उनके रास्ते अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग तो रास्तों को याद रखिए। तो यहाँ पर आपके रास्ते 3 तरीके के होते थे। कौन कौन से रास्ते थे? तो एक तो आपका बोलन दर्रा था, और दूसरा खैबर दर्रा, और तीसरा आपका एक मकरान वाला रास्ता था, मकरान का क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां से बार बार भारत पर आक्रमण हुआ करते थे। तो कुछ आक्रमण तो आपके हुए हैं जो आपके जलीय मार्ग को भी अवरुद्ध किया था, यानी जलीय मार्गों से भी हुए थे। अभी बाद में आपको बताता हूँ किस प्रकार से भारत पर आक्रमण हो रहे थे। तो बात करते हैं कि अरब वाले भारत पर आक्रमण किए क्यों, उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या था। तो बात करें अगर थोड़ा सा इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद पैगंबर। और मोहम्मद पैगंबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके कुछ खलीफा लोग, यानी जो उनके आगे के धर्म को चलाने वाले लोग जो थे उसमें थे आपके अबू बकर, उस्मान, उमर और अली। ये 4 उनके अनुयायी थे और बाद में यही चल के आगे इस्लाम धर्म को बढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि उस्मान और उमर इसमें कुछ खास है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे किस तरीके से भारत पर आक्रमण कराया गया। होता है कंडीशन समझिए, भारत पहले से ही समृद्धशाली देश हुआ करता था। तो समृद्धशाली होने की वजह से लोगों की लालच भारत की तरफ रुख करती थी। तो हुआ क्या, जब उस्मान पहली बार बैठा सत्ता पे तो ये क्या करता है कि भारत की तरफ आक्रमण कराता है। और आक्रमण कब कराता है? 636 में। कब कराता है पहला आक्रमण? 636 ईस्वी में। होता क्या है समझो, ये क्षेत्र पकड़ता है कौन सा? थाने वाला क्षेत्र। थाने यानी आपका मुंबई वाला क्षेत्र क्या करता है? पकड़ता है। परंतु आप जानते हैं कि मुंबई जैसे रीजनों पे, यानी मुंबई जैसे क्षेत्रों पर मराठों का क्षेत्र था और मराठे इतने पावरफुल थे कि उस समय इसके क्षेत्र को क्या किए? मार करके इसको भगा देते हैं। बाद में आता है आपका उमर सत्ता ग्रहण करता है। तो उमर भी यही काम करता है, लेकिन उमर ने अपने क्षेत्रों को क्या किया? बदल दिया। उसने एक व्यक्ति अब्दुल्ला को, किसको? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को भेजा और अब्दुल्ला भारत पर आक्रमण करता है। और किस एरिया पर करता है? तो याद रखिए मकरान वाले रास्ते से होकर के भारत आता है। और मकरान वाले रास्ते से होकर के आता है तो दाहिर क्या करता है? इस एरिया पे कवर करके इनको पीट करके भगा देता है। ये प्रयास लगातार जारी रहते हैं। प्रयास बार बार किसी न किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, आते हैं, मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अब्दुल्ला सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि किसी तरीके से भारत पर आक्रमण बोला जाए। उसमें याद रखिए एक व्यक्ति था हज्जाम।
तो हज्जाम को याद रखिए, ये आपका एक था, कह सकते हैं गवर्नर, ये गवर्नर हुआ करता था। तो ये आपका कह सकते हो आज के समय का जो इराक वाला क्षेत्र है वहीं का ये क्या होता था, गवर्नर। तो उस क्षेत्र में जब हज्जाम बैठा तो बार बार प्रयास किया कि भारत पर किसी तरीके से आक्रमण कराया जाए, और भारत पर आक्रमण कराने के लिए इसने बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई। तो मौका ढूंढ रहा था किसी प्रकार से भारत पर एक बार आक्रमण करने का मौका मिल जाता तो मैं इनको बताता। होता क्या है समझिए कि भारत के नीचे एक आपका द्वीप है, आप समझिए, जिसे आप कहते हैं श्रीलंका। उसी को कहा जाता था पहले सिंघल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, पूछा भी जाता है क्वेश्चन भी आपसे, सिंघल द्वीप कौन सा है। तो सिंघल द्वीप के राजा थे, उन्होंने इस हज्जाम के लिए भेजते हैं क्या, एक तोहफा, और तोहफा इसी रास्ते से होकर के जा रहा होता है। तो जब ये पहुंचता है सिंध वाले क्षेत्र पर, तो एक स्थान होता है देवल। देवल जो आपके आज के समय में कहा जाता है पश्चिमी पंजाब के साइड में है। तो देवल आपके मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है देवल, और देवल में कुछ लुटेरे लोग क्या करते हैं, उसे लूट लेते हैं। अब उसमें था क्या, तो याद रखिए सिंघल द्वीप के राजा जो थे वो हज्जाम के लिए ले जा रहे थे तोहफा, और तोहफे में लड़कियों को, पहले देखिए महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। आप प्राचीन इतिहास में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद जैसे ही मध्यकालीन तक पहुँचते पहुँचते महिलाओं की स्थिति लगातार गिरावट आई है। उसमें क्या होता था, जब भी कभी राजा हार जाते थे युद्ध में, तो राजा कुछ ना करके अपनी बेटी की ही उससे शादी करा देते थे। आदान प्रदान हमेशा लड़कियों का ही होता था। तो इस तरीके से व्यापार भी किया जाता था किसी को खुश करने के लिए, तो भी लड़कियां ही व्यापार के रूप में जाया करती थी। तो याद रखिएगा कि सिंघल द्वीप के राजा जो थे, सिंघल द्वीप के राजा जो गए कहाँ पर, इनको खुश करने के लिए जाते हैं, तो इसी रास्ते से होकर के जा रहे होते हैं। तो देवल नामक स्थान पर कुछ लुटेरे उन लड़कियों को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। जब लड़कियों को छीन लिया जाता है तब मौका मिलता है किसको, हज्जाम को, और हज्जाम संदेशा भिजवाता है किसके पास, दाहिर के पास। कहता है कि दाहिर से खत लिखता है कि आप उनको सबक सिखाइए, उनको दंडित कीजिए, क्योंकि मेरे लिए जो इनाम आ रहा था, यानी मेरे लिए जो आया था, उसको उन्होंने क्या किया, छीन लिया। तो उपहार को तो इस तरीके से हुआ क्या कि दाहिर पहले से भी, पहली चीज तो इतना महान शासक था, वो छोटे मोटे राजा को भाव देता भी तो कैसे देता। उसने कहा कि उसके पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्रों का जवाब नहीं मिला तो हज्जाम को आया गुस्सा, और हज्जाम ने 711 ईस्वी में पहला आक्रमण करवाया भारत पर। पहला आक्रमण जब होता है तो व्यक्ति को किसी को भेजता है, और वहाँ पे वो हार जाते हैं। दाहिर आता है, पटक पटक के मारता है, मारने के बाद क्या करता है, वापस कर देते हैं। तब हज्जाम अपने दामाद एवं भतीजा कहा जाता है, उसका नाम था, आप जानते होंगे, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, और मोहम्मद बिन कासिम दंडित करने के लिए किसको, पहली चीज़ तो देवल के जो वहाँ पे लुटेरे थे उनको दंडित करने के लिए, और साथ ही साथ दाहिर को दंडित करने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। तो इस तरीके से भारत पर पहला आक्रमण आपके किस ईस्वी में माना जाता है, जो सफल आक्रमण था वो 712 ईस्वी में। इसके पहले भी जो भी आक्रमण किए गए थे वो सफलता उसमें प्राप्त नहीं होती। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत ने अरबों पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, तो कब किया था, 712 ईस्वी में। तो आइए इसी तरीके से हम लोग समझते हैं इनकी कहानी को, और किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करके भारत के लोगों को, यहाँ के अर्थव्यवस्था को नष्ट करता है, और किस तरीके से उसकी भी हत्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कि इसकी उम्र, जब वो भारत पर आक्रमण किया था तब इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी,
और मोहम्मद बिन कासिम कौन था? वही हज्जाम, जिसको आपको मैंने बताया वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, खलीफा वही बोले जाते हैं। तो हज्जाम का ये क्या था? दामाद एवं भतीजा दोनों था, दामाद एवं भतीजा दोनों था। समझिए इसकी कहानी क्या होती है। जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो हज्जाम सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से, क्योंकि मौका पहले से ही तलाश रहा होता है, बार बार इसके पहले भी कई सारे लोगों ने प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। हज्जाम क्या करता है? कहता है कि एक मौका मिला हुआ है भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो इस बेस को बना लेता है। कौन से? वही जो सिंघल द्वीप की मैंने आपको कहानी सुनाया। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आएगा किस रास्ते से? तो याद रखिएगा, वही आपको मैंने बताया ना कि दोनों रास्तों का इसने प्रयोग किया। ये अच्छी बात थी कि इसने सबसे पहले जली मार्ग का भी प्रयोग किया और आपके स्थलीय मार्ग का भी प्रयोग किया। जब ये आता है, 3 ही रास्ते तो मेन थे, ये रास्ते से जब हो करके आता है तो भारत पर वही रास्ते में सबसे पहले कौन पड़ता है? देवल। और देवल पर सबसे पहले दंडित किसको करता? उन्हीं लुटेरों को जो आपके सिंघल द्वीप के राजा से उपहार को छीन लिए थे। जब ये देवल के लुटेरों को दंडित करता है तो उसको पता चलता है दाहिर को, और दाहिर क्या करता है? इसको रोकने के लिए अपना सेना को तैयार करता है। देवल के बाद ये क्या करता है? आगे बढ़ता है और क्षेत्र नीरुन, उसी बगल में नीरुन का एक क्षेत्र होता है, नीरुन के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और नीरुन के क्षेत्र पे कुछ नहीं तो एक बौद्ध ब्राह्मण बैठे होते हैं, बौद्ध ब्राह्मण शासक रहते हैं, शासन कर रहे होते हैं। वे जब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आ रहा है तो सत्ता को छोड़ करके इनके तरफ मुड़ जाते हैं। यानी कहा जाता है कि क्योंकि दाहिर से पहले से ही ये बौद्ध ब्राह्मण असंतुष्ट थे, उसी असंतुष्ट की वजह से ये लोग किसका साथ देते हैं? मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम नीरुन का क्षेत्र जीतने के बाद ये सीधा आता है कहाँ पर? आता है दाहिर के लिए। तो दाहिर सीधा अपना पूरा सेना लेकर के मतलब रास्ते में ही इसको रोकने का प्रयास करता है। तो होता क्या है? कंडीशन समझिए, क्योंकि दाहिर इतना बड़ा राजा, सिंध का राजा, वो छोटी सी सेना उसकी तो थी नहीं, बहुत भारी पहले से ही सैनिक थी, और पहले से ही वो राजपूतों में इतना महान शासक हुआ करता था, उसकी कहानियाँ बहुत दूर तक प्रचलित थी। पहली चीज़ तो वो इतना दान किया करता था, दानी था, और दूसरी चीज़ तो समाज के कार्यों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए थे, इसी वजह से वो ज़्यादा प्रचलित राजा भी था। और अभी तक जितने भी आक्रमण लोग कराते थे सब आक्रमणों को विफल कर चुका था। तो ये चालाकी करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? कुछ सैनिकों को भेज करके, 50 से 100 सैनिकों को भेज करके, किस भेष में? स्त्रियों के भेष में भेज देता है। और स्त्रियां जा करके, यानी वो पुरुष ही थे, सैनिक थे, उस स्त्रियों के भेष में जा करके एक गुफा में छुप करके रोने लगते हैं, और रोने का एक नाटक करते हैं। तो कहते हैं कि हमको इन सैनिकों से बचाइए, मोहम्मद बिन कासिम से बचाइए। तो दाहिर को ये लगता है कि हमारे जो साम्राज्य की महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए चला जाता है। और उसी बीच क्या होता है? हाथी से जब उतर करके ये देखता है कि चारों तब निकल करके सब तलवार ले करके चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। एक धोखा, एक षड्यंत्र की वजह से क्या होता है? राजा दाहिर घायल हो जाते हैं, फिर भी बहुत अंत तक लड़ाई करते हैं। और ये युद्ध होता कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये युद्ध जो हो रहे हैं ये दाऊर नामक स्थान पे हो रहे हैं। इस नामक स्थान पर, दाऊर नामक स्थान पर। तो दाऊर नामक स्थान पर ही पता चलता है बाद में, क्योंकि इतने लोगों के बीच घिर चुका होता है दाहिर कि लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये कब्जा करने के लिए आते हैं कौन? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जब इसकी पत्नी को पता चलता है, तो याद रखिए इनकी 2 पत्नियां थीं। एक आपकी रानी बाई थी, रानी बाई, और दूसरी का नाम था लाडी बाई, लाडी बाई। तो उसमें से जो रानी बाई थी, रानी बाई क्या करती हैं? युद्ध छेड़ देती हैं, और युद्ध में जब बहुत समय तक तो ये क्या करती है? रक्षा करती हैं, परंतु जब लगता है कि अब युद्ध हार जाएंगे तो ये सबसे पहले क्या करती हैं? रानी बाई जौहर की प्रथा कर लेती हैं। आप जानते होंगे जौहर प्रथा क्या होती है?
जौहर प्रथा का मतलब होता है जब किसी राज्य के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाए, वो पराजित हो जाते हैं, तो विपरीत जो आपके दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए महिलाएं आग जला करके कुछ लोगों का एक समूह बना करके रानी के साथ क्या होती थी, जल जाती थी। आप अगर देखना चाहते हैं तो पद्मावत मूवी में आपको स्पेशली दिखाया गया है। तो इस तरीके से रानी बाई पहली ऐसी महिला मध्यकालीन इतिहास में जिन्होंने जौहर की प्रथा को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे क्या होता है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि दाऊर का क्षेत्र फिर पराजित हो जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सेहवान वाले क्षेत्र पर आता है। सेहवान पर उसका भाई बजहरा, जो राजा दाहिर का भाई था, वो शासन कर रहा होता है। और सेहवान पर ही क्या करता है, बजहरा छोड़ करके जब पता चलता है कि भाई पहले से हार चुका है, तो वो छोड़ करके क्षेत्र को भाग जाता है। जब वो भाग गया समझिए, तो सेहवान वाले क्षेत्र पर ही पहली बार आपके जजिया कर लगाया जाता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि भारत पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया जाता है। किस क्षेत्र पर लगाया जाता है, तो सेहवान के क्षेत्र पर। क्षेत्र कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि ये सेहवान के क्षेत्र पर लगाया गया था। तो इस तरीके से होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम, और कहा जाता है कि जिस क्षेत्र पर, सेहवान वाले क्षेत्र पर ये जहाँ जाता है पहली बार, वहाँ के सारे पुरुषों के जो 17 साल की उम्र के जितने भी पुरुष थे सबकी हत्या कर देता है। केवल बचते कितने हैं, जो 17 साल के कम वाले एज होते हैं। तो इस तरीके से कहानियाँ मिलती हैं। और रानी बाई के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, पहली जौहर प्रथा को अपनाने वाली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा राजा दाहिर की पत्नी थी। अब बात आती है लाडी बाई की। लाडी बाई की भी 2 पुत्रियाँ थीं। 2 पुत्रियाँ, एक सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परवल देवी। तो इन दोनों की कहानियों को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। आइए मैं इनके बारे में बताते हैं। तो दाहिर की कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नियां। दाहिर की 2 पत्नियां थी। दोनों का नाम मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एक का नाम आपका रानी बाई और दूसरे का नाम लाडी बाई। रानी बाई ने क्या किया था, पहली बार जौहर की प्रथा को अपनाया था, मैंने आपको अभी भी बताया। और लाडी बाई की 2 पुत्रियां थीं। कौन कौन सी 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम परमल देवी। इन दोनों को पकड़ करके लेके कौन जाता है, मोहम्मद बिन कासिम अपने देश लेके जाता है। तो जब ये अपने देश लेके जाता है, समझिए वहाँ के होता कंडीशन क्या होती है, समझो कि वहाँ सत्ता चेंज हो जाती है और हज्जाम के स्थान पर दूसरा गवर्नर या आपके आ जाते हैं। उनका नाम होता है सुलेमान। और सुलेमान क्या होता है, समझिए सुलेमान हज्जाम का परम दुश्मन होता है। तो अब देखिए, हज्जाम का एक दामाद जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था, और दूसरी चीज़ ये था कि अब हज्जाम की दुश्मनी सुलेमान से थी। तो सुलेमान से थी तो जो कोई सुलेमान तो ये कभी नहीं चाहता तो उसका कोई भी ख़ानदान का आदमी जिसकी बड़वानगी हो, तो ये तो मौका तलाश रहा होता है। समझिए सूर्य देवी और परमल देवी को दोनों को लेकर के जब अपने क्षेत्र पहुंचता है, तो वहाँ से इनके लिए क्या होता है, सुलेमान जब थे तो कहा जाता है कि पहले भी स्त्रियां भारत में जो है, भारत हो या कहीं भी हो, तो इस तरीके से होता था कि उनका हमेशा व्यापार और हमेशा उनका शोषण ही होता था। जब सुलेमान इनके साथ शोषण करने के लिए तैयार हुआ, कहा जाता है कि आलिंगन करना जिसको बोलते हैं, करने के लिए तैयार हुआ, तो परमल देवी और सूर्य देवी रोते हुए कहती हैं कि पहले से ही मेरे साथ मुझे अपवित्र कर दिया गया है। तो पूछते हैं कौन ऐसा किसका दुस्साहस जिसने हमारे
शासन में रहते हुए आपको अपवित्र किया है, तो उसने क्या किया, तुरंत मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया। और मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेने के पश्चात सुलेमान तुरंत मौके की तलाश में तो पहले से ही था, उसको मौका मिल जाता है और सुलेमान क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा देता है। हत्या होने के दौरान सूर्य देवी और परमल देवी दोनों एक छत के मंजिले पे खड़े होकर के हंसते हुए बोलती हैं कि मैंने अपने जो पिताजी का बदला ले लिया, और इस तरीके से वो वहीं से जंप मार करके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का अंत होता है। और अंत होने के साथ ही क्या होता है कि अरबों के बारे में और चीज़ें आप कहेंगे, गजनी वंश आएगा अभी, उसके बाद गोरी आता है, और गोरी के बाद आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से भारत पर पहला आक्रमण अरबों का जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, उसकी कहानी मैंने आपको बताया। अब यहाँ एग्ज़ाम पॉइंट से क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट की बात करें, एग्ज़ाम पॉइंट तो आपके क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये पूछा जाएगा कि जजिया कर किसने लगाया था। सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर किसने लगाया, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर लेते हैं। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था, भारत पर आक्रमण ये सर्वप्रथम कब किया, तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि उस समय सिंध का राजा कौन था, तो सिंध का राजा आपके कौन, वही दाहिर था जिसे धोखे से मारा जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा, पहली बार जौहर प्रथा अपनाई गई थी। पहली बार जौहर प्रथा, तो जौहर प्रथा को पहली बार खत्म करने वाली पहली महिला कौन थी, इसी की पत्नी, जिनका नाम था क्या, रानी बाई। तो इस तरीके से आप ये 3-4 पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, यहाँ इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू शब्द ये आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरब ने किया था। तो अरब ने क्या किया था, सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगले सेशन में कि भारत पर कैसे गजनी वंश का स्थापित हुआ, गजनी वंश ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया। फिर हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो महमूद गजनबी ने भारत पर किस प्रकार 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण अलग अलग क्षेत्रों पर किस प्रकार उसने कसम खाई थी, तो क्यों ये कर रहा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको इतिहास के सेशन की डेली वीडियो आपको अपडेट कराया जाता रहेगा। आपको हर दूसरे दिन, हर एक आध दिन हो सकता है गैप हो, हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ने के बाद हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।